नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो खैर आज डोमेस्टिक संकेत तो होंगे ही, कई बड़ी कंपनीज के नतीजे हैं। कुल मिला के 6 ऐसी कंपनीज अपने नंबर आज मार्केट में उतार देगी, जिसका इंपैक्ट निफ्टी पर भी आएगा, पूरे मार्केट के सेंटीमेंट पे आएगा। एसबीआई के नंबर्स का भी इंतजार होगा, कल आएंगे नंबर्स, लेकिन उसका रिएक्शन आज ही काउंट होना शुरू होगा। लेकिन सबसे पहले बात, अगर आप देखें तो बाजार ग्लोबल संकेत जो है वो बड़े अहम बन रहे हैं इस समय। कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया उसके बाद बाजार दिन भर नहीं संभले और आज भी कुछ वैसी स्थिति है। वहां से दीपाली कुछ बयान अच्छे अभी भी नहीं आ रहे हैं और ये मार्केट्स के लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, इनफैक्ट जो टेंशन्स हैं नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच में थोड़े से अब और एस्केलेट हुई या फिर कहे कि हीट अप हो गई है। पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वो रिएक्ट करेंगे और उसके बाद नॉर्थ कोरिया की ओर से भी एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया है। उन्होंने कहा है कि वो यूएस की टेरिटरी गुआम में मिसाइल स्ट्राइक करेंगे। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स अब ये पे कहेंगे, जो दोनों तरफ से जो कमेंट्स आ रहे हैं, उससे जो टेंशन्स है नॉर्थ कोरिया यूएस के बीच में वो यहाँ से फर्दर एस्केलेट हो सकती है, इसकी आशंका बन रही है। और यही वजह है कि हमने कल यूरोपियन मार्केट्स में एक दबाव देखा, 0.25% के आसपास की कमजोरी यूरोपियन मार्केट्स में दिखी। और अगर यूएस मार्केट्स का भी बिहेवियर देखे कल के सेशन में, तो कॉशियसनेस इसी खबर की वजह से रिफ्लेक्ट हो रही थी। तीनों ही इंडाइसेस 1/4% के आसपास की वीकनेस के साथ बंद हुए हैं। और बात करें अगर एशियन मार्केट्स की, तो वो भी अभी थोड़ा सॉफ्ट ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एसजेएक्स निफ्टी फॉर टाइम बिंग अभी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं ग्लोबल और साथ ही साथ इंडियन मार्केट्स पर उनका आउटलुक समझेंगे। अरविंद सेंगर हमारे साथ हैं जियोस्फीयर कैपिटल मैनेजमेंट से, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर सेंगर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। सर, पहला सवाल तो इनफैक्ट यही रहेगा, इंडियन मार्केट्स पर तो आपका आउटलुक लेंगे ही, लेकिन अब जो एकाएक नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच में जो टेंशन्स हैं वो थोड़ी एस्केलेट होती हुई दिख रही हैं और इन टेंशन्स का इंपैक्ट हमने सभी ग्लोबल इक्विटीज पर भी देखा है, फिर चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो या फिर यूएस हो। अभी आपकी रीडिंग क्या कहती है? अगर ये टेंशन्स एस्केलेट हुई तो क्या प्रॉब्लम इक्विटीज में बढ़ सकती है? क्योंकि सभी इक्विटीज लाइफ टाइम हाइस के नजदीक ही ट्रेड कर रहे हैं, अब तक कोई बहुत मेजर करेक्शन आया भी नहीं है। तो अभी सेंस क्या कह रहा है आपका? नहीं, बिल्कुल, अगर टेंशन सचमुच काफी बढ़ी, अभी तो ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ जैसे क्या कहते हैं, लोग एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। लेकिन धमकियां दे रहे हैं, उसके पीछे सीरियस इंटेंशन है या नहीं, ये मार्केट का अभी तक तो असेसमेंट है कि बहुत लो प्रोबेबिलिटी। आप कोरिया का मार्केट देखिए, साउथ कोरिया का जो मार्केट है वो अपने हाई से सिर्फ 5% गिरा है। साउथ कोरिया का जो इकोनॉमी है और जो कैपिटल है सोल, वो नॉर्थ कोरिया के इतने पास है कि उसमें तो इजीली नॉर्थ कोरिया उसको तबाह कर सकता है। तो अगर इतना रिस्क होता कि साउथ कोरिया या उनके जो मेन शहर है बिजनेस और पॉलिटिकल कैपिटल सोल को नॉर्थ कोरिया अगर डिस्ट्रॉय करने वाला है, तो मार्केट 5% सिर्फ नहीं गिरता। तो जहां तक मेरा ख्याल है, अभी तो सिर्फ ये लोगों को थोड़ा नर्वसनेस इस बात की हो रही है कि इतनी बढ़ा के लोग बात कर रहे हैं और थ्रेट्स दे रहे हैं कि कभी कोई गलती से कुछ ना हो जाए। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि ये मार्केट्स थोड़ा प्रेशर में रहेंगे जब तक कि ये बातचीत थोड़ा शांत ना हो जाए। और इसमें शांत कैसे होगी, कौन बैक डाउन करेगा और कैसे ये रिजॉल्व होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन अभी टेंशन्स तो बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि यूएन ने जो सैंक्शंस पास की है नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, उसके कारण नॉर्थ कोरिया काफी गुस्से में है। तो अभी देखते हैं। मेरे ख्याल से तो ये मार्केट्स में जो करेक्शन आ रहा है ये ओवरड्यू था, कुछ ना कुछ बहाना तो मार्केट को चाहिए। लेकिन मार्केट का कोई क्रैश होने वाला है इस कारण मुझे तो डाउटफुल लगता है, क्योंकि मेरा जहां तक सोचना है कि किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, उनको अपनी जान बचानी प्यारी है और यूएस से वॉर लेना मतलब खुद का मौत को आमंत्रित करना है। तो वो मेरे ख्याल से नहीं होने वाला। नहीं हो तो सर अच्छा ही है, अच्छा है अगर ये नहीं हो तो, क्योंकि इंडियन मार्केट्स भी खैर इस पर रिएक्शन देंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी मिल सकता है, क्योंकि ये एंटिसिपेटेड, जैसे आप भी कह रहे हैं कि पूरी तरह से डिस्काउंटेड अभी नहीं है। अच्छा सर, दूसरा इंडियन मार्केट्स को लेकर ना थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये भी चल रही है, जैसे हमने 10,000 के लेवल को प्लस कर लिया, छू लिया, बाजार में काफी सारे लोग ये कहने लगे कि बाजार महंगा हो गया। ये महंगा हो गया या नहीं हुआ है? नहीं, महंगा तो कुछ टाइम से चल रहा है। 10,000 पहुंचने पे महंगा सडनली नहीं हुआ। अचानक 10,000 से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 10,000 मतलब एक मेंटल वो हो जाता है ना कि अगर आप मेजर इंडेक्स देखें दुनिया में, तो एक बार इंडेक्स
पार करके मार्केट्स को थोड़ा टाइम लगता है उसको डिसाइसिवली पार करने के लिए। एक आध बार जाके और फिर पुल बैक करता है, और इंडिया का मार्केट काफी क्विकली काफी दूर गया है, और उसकी अर्निंग्स जो है इंडियन कंपनीज की वो इतनी अभी इंप्रूवमेंट इतना आया नहीं है कि कह सके कि मार्केट के सपोर्ट अर्निंग से आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा तो प्रॉफिट टेकिंग तो होएगा ही, लेकिन जहां तक हमारा ख्याल है अगर हम एक साल बाहर दूर देखें तो अर्निंग्स इंप्रूवमेंट जैसे आएगा ये मार्केट इस यहाँ से बढ़ेगा, लेकिन सीधी लाइन में तो कभी मार्केट गया नहीं है और ना ही अभी जाएगा। जी अरविंद जी, एक चीज और है, पिछले 2 दिनों में स्पेशली जो नर्वसनेस हमने इंडियन मार्केट्स में देखी है उसके पीछे कुछ डोमेस्टिक रीजंस भी रहे हैं, और वो रीजंस ये रहे हैं कि जो सेबी ने 331 कंपनियों की जो लिस्ट जारी की शेल कंपनीज की, उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट में ये चिंता बढ़ गई कि कहीं रेगुलेटर कुछ और कर्व्स के साथ ना आ जाए मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में, और इसीलिए हमने उस स्पेस की काफी हैमरिंग भी देखी है। अभी आपकी सोच क्या कहती है, ये जो 331 कंपनियों का पूरा मैटर है, अगर ये और एक्सटेंड होता है, कुछ और नेम्स और ऐड होते हैं, तो क्या ये नर्वसनेस और क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है, लेकिन जहां तक अभी जो हमने नाम देखे हैं उसमें ऐसा कोई नाम नहीं आया है जिससे कि लगता है कि इसमें जो कंपनीज ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट है उनमें असर आएगा। लेकिन अगर इस लिस्ट को बढ़ा के और कोई मेजर कंपनीज जहाँ पे कि काफी लोगों की पोजीशनिंग है वो भी इसमें इस जंगल में इसमें आ गई, तो उसमें ये रिस्क होगा कि जो लिस्ट इतनी अगर बढ़ गई। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत ये नर्वसनेस है कि जब सेबी एक्शन ले रहा है तो इसमें कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स पकड़े जाएंगे, कुछ मार्केट पे ठोस आएगा, ऐसा तो रिस्क लग रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक हमारा ख्याल है जो रियल कंपनीज हैं और जो सॉलिड कंपनीज है जो ज्यादातर मिड कैप इंडेक्स में है उन पे आज इसकी आने मुश्किल लगती है, और लेकिन रिस्क है तो देखना चाहिए, लेकिन हमारे ख्याल से तो इसका कोई ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है। मिस्टर सेंगर, आपसे बात करके ना मेरी थोड़ी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है। मैं एक्चुअली 200-300 पॉइंट का निफ्टी को तो जजमेंट ले सकता हूं, लेकिन मार्केट में इस तरह की बात भी है कि बाजार हो सकता है 9000 भी आ जाए, यानी कि यहां से 10% भी करेक्ट हो जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर 10% आएगा तो बिना किसी ग्लोबल क्यूज के इंडिया अलोन में आना मुझे मुश्किल लगता है। इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं चल रही, पॉलिटिकल देखा जाए या इकोनॉमिक देखा जाए, जिसके कारण कि मार्केट 10% खुद गिर जाएगा। लेकिन अगर ग्लोबली रिस्क और टेंशंस बढ़ती रही तो इंडियन मार्केट में काफी लोगों के पास प्रॉफिट बना हुआ है, तो प्रॉफिट बुकिंग में 9000 आना मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके लिए ये ग्लोबल मार्केट्स में भी अगर यूएस मार्केट और 3-4% नीचे आ गया और ग्लोबल मार्केट्स के इंडेक्स भी 3-4% आ गए तो इंडियन मार्केट को 9000 आना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन इसकी रिस्क यही ही है कि 10% करेक्शंस मार्केट्स में मेजर करेक्शंस नहीं माने जाते इवन इन अ बुल मार्केट। तो एक बुल मार्केट में 10% करेक्शन आना कोई हालांकि मामूली बात नहीं है, लेकिन असाधारण बात भी नहीं है, तो इसलिए वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। जी अरविंद जी एक चीज और, आई रिमेम्बर कि पिछले इनफैक्ट जब 9500 9600 के लेवल्स निफ्टी ने अचीव किए थे तब से आप थोड़ा सा कॉशियस थे। अब क्योंकि ये 9900 पे ट्रेड कर रहा है तो वो कॉशियसनेस आपके अभी भी बनी हुई होगी, लेकिन आप करते क्या है मार्केट में वेन्यू से यू आर कॉशियस? आप प्रॉफिट समेट रहे हैं, अगर हाँ तो किन पॉकेट से, या फिर कहीं थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर भी ले रहे हैं स्पेशली अर्निंग्स देखने के बाद? क्योंकि कई ऐसे बिग बॉयज हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, जिनकी ओर से स्टेलर अर्निंग्स आए हैं, तो कहीं पोर्टफोलियो में कुछ एडिशंस भी की हैं हाल फिलहाल में? नहीं, एक आध एडिशंस किए, लेकिन हमने काफी प्रॉफिट लिया है। हालांकि इंडेक्स लेवल के बेसिस पे नहीं करते, लेकिन 9300, 200, 300 से और 10,000 तक हमने कुछ चीजें बेची भी हैं, एक आध चीजें खरीदी हैं। लेकिन हमारा तो गोल यही रहता है कि जब हमारे जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उनमें हमें लगता है कि ज्यादातर जो उसकी गुड न्यूज है वो ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्टेड है, तो उनके प्रॉफिट्स तो हमने देखा कि जैसे मार्केट 9500 के ऊपर पहुंचा, नए आइडियाज सस्ते मिलना या अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिलना बहुत मुश्किल पड़ रहा था।
तो अभी देखते हैं, जैसे इस सीजन अर्निंग सीजन में आपने जैसे कहा, ठीक कुछ कंपनीज की अर्निंग्स थोड़ी बेटर देन एक्सपेक्टेड आई हैं, तो उससे वैल्यूएशन थोड़ा मोर अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन और थोड़ा मार्केट में पुल बैक आया तो उसके कारण दो कारण हो जाएंगे। एक तो पी में ई थोड़ा बढ़ा है कुछ कंपनीज में, और पी जो प्राइस अगर नीचे आई तो फिर खरीदने में ज्यादा आसानी रहेगी। मिस्टर सेंगर, इंडिया जिसके लिए जाना जाता है ना, वो दोनों सेक्टर्स बड़ी प्रॉब्लम में है, एक तो फार्मा और दूसरा आईटी। अब ये अभी भी हमको भरोसा रखना चाहिए इन दोनों सेगमेंट पे, फार्मा और आईटी पे, या फिर क्योंकि भारत बदल रहा है, देश बदल रहा है, विश्व बदल रहा है, तो नए सेक्टर्स को देखना चाहिए, क्लासिकल थ्योरी को छोड़ देना चाहिए? नहीं, थोड़ा बहुत तो सेक्टर रोटेशन होगा। और फार्मा का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से फार्मा में कोई इतनी फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं आई है। आईटी में थोड़ी स्ट्रक्चरल फंडामेंटल प्रॉब्लम है, पार्टली इमिग्रेशन की, बट मोर इम्पोर्टेंटली टेक्नोलॉजी के काफी टेक्नोलॉजी का जो चेंज आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अदर चीज और क्लाउड और जो सब आया है, उससे उनके बिजनेस मॉडल में कुछ बदलाव आया है और उनको कुछ चैलेंजेस आए हैं जो पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाई हैं कंपनीज। तो आईटी का जो है वो थोड़ा चैलेंज स्ट्रक्चरल है और वो थोड़े टाइम चलेगा। उसमें स्टॉक्स ट्रेडिंग बेसिस पर तो प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल लॉन्ग टर्म बेट में आईटी में मेरे ख्याल से थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा। जी अरविंद जी, जैसे कि आपने भी थोड़ी देर पहले कहा भी कि प्रॉफिट्स तो आपने बुक किए हैं, लेकिन बहुत सेलेक्टिवली आपने कहीं एडिशंस भी की हैं। तो एडिशंस कहाँ की हैं आपने? कौन सी वो सनराइज थीम है जो कि आपको लगता है कि अगले 2 से 3 सालों में पैसा जहां पर बन सकता है? कौन से वो सेक्टर्स या फिर स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद है अभी? एक तो जैसे अभी आप एक सनराइज थीम नहीं है, लेकिन काफी चली हुई थीम, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस जो है उसमें जो अभी अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे जो काफी गवर्नमेंट का पुश है, तो उसके कारण जो कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो ज्यादा लो इनकम लो वैल्यू हाउसिंग में फोकस्ड है, उसमें थोड़ा हमारा रिसेंटली एडिशन रहा है। और दूसरा हमें एक सेक्टर जो पसंद आया है जहाँ पे कि इम्प्रूवमेंट अभी शुरू हुआ है 1 साल से, वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जहाँ पे कि साइकिल अभी 1 साल से ही इम्प्रूव शुरू होनी है और बढ़ने में काफी गुंजाइश। जी मिस्टर सेंगर, आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे, ये आईपीओ मार्केट पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि इस साल के शुरुआत से हमने देखा है कि बहुत सारे आईपीओ आए हैं और सबको, मैक्सिमम आईपीओस को जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी ओर से बहुत स्ट्रांग रिस्पांस मिला है और ये स्टॉक्स काफी चले भी हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप एयू स्मॉल फाइनेंस देख लीजिए, हुडको देख लीजिए, डी मार्ट देख लीजिए। तो ये आईपीओ मार्केट की वाइब्रेंसी पर आपका क्या व्यू है और इस साल के जो आईपीओ आए हैं उसमें से किसी में आपका इंटरेस्ट भी रहा है क्या? हमने आईपीओज में अभी तक तो किसी में ज्यादा पोजीशन डाली नहीं है, क्योंकि काफी जैसे आपने कहा आईपीओज में बहुत इंटरेस्ट रहा है और बहुत लोगों का इन्वेस्टमेंट रहा है और काफी मतलब सस्ते नहीं आए। लेकिन आईपीओज काफी अच्छी कंपनियां आ रही हैं। इसमें एक चीज कहनी पड़ेगी कि कंपनियां जो आईपीओज में आ रही हैं वो क्वालिटी अभी काफी अच्छी है। तो अभी जो साइकिल है आईपीओ की वो अर्ली स्टेजेस पे है। जब लो क्वालिटी कंपनीज आईपीओ में करने लगती हैं तब पूरा मार्केट का रिस्कीनेस बहुत बढ़ जाता है। तो वो आईपीओ से जो इंडिकेशन रिस्कीनेस का आता है वो अभी तक नहीं आया है। तो आईपीओ से लेसन ये लेंगे कि अभी भी कंपनियां जो आ रही हैं वो काफी गुड क्वालिटी कंपनीज, हालांकि सस्ती नहीं आ रही है लेकिन गुड क्वालिटी कंपनीज आ रही है। जब क्वालिटी गिर जाएगी और वो कंपनियां अच्छा करने लगेंगी तब पूरा मार्केट का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। मिस्टर सेंगर, शुक्रिया आपका आज जी बिजनेस को समय देने के लिए। आपसे बात करके और मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बड़ा और हम उम्मीद करते हैं निवेशकों का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बड़ा होगा। आपने कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ हमको लेके आए। शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। अगर अरविंद सेंगर ने आपको जो सवाल आपके मन में चल रहे थे उसके काफ़ी हद तक जवाब दिए हैं, लेकिन आज का आउटलुक, मोटा मोटी आज का आउटलुक मार्केट का क्या कहता है एक बार ये भी देख लेते हैं। आज बाजार के अंदर फिर से 9900 को बचाने की कोशिश भर होगी। कल भी यही हुआ था, कल दिन भर 9900 अंतिम बाजी तक 9900 को जाने की कोशिश थी। 10,000 का हमारा लक्ष्य मार्केट के अंदर बना रहेगा। 9850 अहम सपोर्ट है, अगर टूट जाए तो कहां पे आके रुकेगा? पहला पड़ाव कहां है? वह है 9850 का। 10,000 ऊपर जाते समय है।
अब आ जाते हैं कुछ एक और इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आउटलुक के ही। आज बैंक निफ्टी की साप्ताहिक एक्सपायरी है, तो इस पर ध्यान रखिए। आज बैंकिंग स्टॉक्स में मूवमेंट ज्यादा तेज मिलेगा। बैंक निफ्टी के लिए 24,200 का अहम सपोर्ट है। ये ज्यादातर हमने एनालिस्ट से बात करने पर पूरा आउटलुक आपके सामने रखते हैं। एक और चीज है, आपको कॉल पुट में काम करना है 10,000, और साथ ही सरकारी बैंक, मेटल और कमोडिटी सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस रखिएगा। तो मार्केट के अंदर एक चीज बिल्कुल तय है, विवेक से काम लेना है। इसलिए हमने 2 विवेक अपने साथ जोड़े हैं। ये विवेक गुप्ता है और ये विवेक महाजन है। तो आज कुल मिला के विवेक की ही बात होगी। विवेक महाजन, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। ये विवेक आपका कहता क्या है, बाजार के अंदर करना क्या चाहिए? रुकना चाहिए, बाय करना चाहिए या बेचना चाहिए? In short term is going to be very high. कल के geopolitical tension और जो है इन्वेस्टर्स। चलिए मिस्टर महाजन, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, आपसे रिकनेक्ट करेंगे, लेकिन विवेक गुप्ता भी हैं हमारे साथ, उनका व्यू ले लेते हैं। मिस्टर गुप्ता, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। आप क्या कर रहे हैं आज, क्या सलाह दी है आपने अपने क्लाइंट्स को? गुड मॉर्निंग दीपाली जी। ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड देखिए तो मुझे लगता है एक टॉपिंग फॉर्मेशन इसने शॉर्ट टर्म के लिए बना लिया है और डेफिनेटली सेल ऑन राइज की रणनीति रखना चाहेंगे। हम क्लाइंट्स को यही सजेस्ट कर रहे हैं कि सेल ऑन राइज की रणनीति रखें। ऊपर में 99.35 से लेकर 99.45 तक का राइज देखने को मिलता है, तो एक अच्छा मौका होगा सेल करने के लिए। 9981 के स्टॉप लॉस साथ सेल कर सकते हैं। 9850 और 9810 तक के लेवल्स हम निफ्टी में देख रहे हैं। आप अपने क्लाइंट्स को, विवेक गुप्ता, ये तो नहीं कह रहे कि आप बड़ी गिरावट आएगी, पैसा बिल्कुल बाहर रखिए, सिर्फ यही कह रहे हैं ना कि लेवल्स को ध्यान रखिए, इतना बाजार चलेगा, इतना टूटेगा। बड़ी गिरावट के बारे में तो अपने क्लाइंट्स को नहीं बता रहे ना आप? डेफिनेटली डिम्पी जी, अभी कोई बड़ी गिरावट का संकेत नहीं आया। अगर निफ्टी का शॉर्ट टर्म पैटर्न देखें तो यहाँ से लग रहा है कि 100-150 पॉइंट की फर्दर गिरावट देखी जा सकती है। उसके इंपॉर्टेंट ये है कि निफ्टी अगर 9600 तक के लेवल्स तक पहुंचता है, वहां कैसा रिएक्ट करता है उस पर देखना होगा। मुझे लगता है अभी ओवरऑल हफ्ते 10 दिन के हिसाब से देखें तो अगर 150 से 200 पॉइंट की गिरावट आती है, उसके बाद अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी काफी बुलिश हैं। ठीक है, लेकिन चलिए अब स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करते हैं। कुछ ऐसे शेयर्स जो कि आज खबरों में हैं और साथ ही आपको बताएंगे ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स भी। साक्षी और अंचल हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले अंचल के पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं आज के खबरों वाले शेयर्स। इनफैक्ट टाटा मोटर्स पर स्पेशली डिम्पी ध्यान रहेगा, क्योंकि जो नंबर्स आए वो एग्जैक्टली मार्केट बंद होने के बाद आए और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो मिला वो मिला JLR से। JLR के मार्जिन जो थे वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए हैं और प्रोजेक्शंस थी कि ठीक है घट सकते हैं, 12.5-13% के आसपास आ सकते हैं, लेकिन ये आए हैं 7.5 से 8% के रेंज में। तो ये काफी डिसअपॉइंटमेंट है और इनफैक्ट साक्षी से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानेंगे भी, लेकिन जितना मैंने देखा ज्यादातर हाउसेज ने भले ही बाय रेटिंग मेंटेन रखी हो, लेकिन टारगेट्स को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है टाटा मोटर्स पर। CLSA तो 380 तक के लेवल्स की बात कर रहा है। मिस्टर महाजन जब हमारे साथ मौजूद रहेंगे तो उनसे एक फंडामेंटल व्यू लेंगे, लेकिन टाटा मोटर्स टेक्निकली, मिस्टर गुप्ता आपके कॉमेंट्स क्या है? कल कमजोर बंद हुआ, आज नंबर्स भी का भी इंपैक्ट रहेगा। ADR ऑलरेडी कल US में 8% के स्लाइड के साथ क्लोज हुआ है, तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आज सलाह क्या रहेगी आपकी टाटा मोटर्स पर? क्या करें आज ओपनिंग के बाद? देखिए मुझे लगता है 415 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 415 के नीचे सस्टेन करता है तो नीचे में 390 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की रणनीति बननी चाहिए और अगर 415 के नीचे सस्टेन होता है तो फ्रेश सेलिंग भी की जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल एक काफी स्ट्रॉन्ग टॉपिंग फॉर्मेशन इसने बनाया है और 415 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है लॉन्ग पोजिशन जिनकी टाटा मोटर्स में है कुछ समय के लिए वो अनवाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अंचल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंचल बताएं कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पे आज न्यूज़ है और न्यूज़ का इम्पैक्ट आएगा? शुक्रिया डिम्पी। सबसे पहले तो आज नई लिस्टिंग होनी है, उस पर नज़र रखिएगा। SIS लिमिटेड की लिस्टिंग होनी है और जो इशू प्राइस तय किया गया है 815 रुपये का इशू प्राइस तय किया गया है। जो प्राइस बैंड था IPO का वो 805 से 815 का था। अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला और अपर एंड पे ही अब इशू प्राइस को तय किया गया। क्रिटिकल रहेगा अब लिस्टिंग के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। साथ ही इंश्योरेंस स्पेस डिम्पी आज अक्रॉस द बोर्ड आपको उस पर नज़र रखनी होगी और कारण है अब सरकारी कंपनियों के DRHPs IPOs की बारी आ गई है। न्यू इंडिया एश्योरेंस ने सेबी से मंजूरी मांगी है IPO लाने के लिए और क्रिटिकल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 70,000 करोड़ तक की वैल्यू आकी जा रही है कंपनी की। एक बड़ा IPO होगा, इंश्योरेंस स्पेस में एक बड़ा नाम होगा और इसका IPO आने का मतलब है बाकी स्पेस के लिए री रेटिंग। तो ICICI प्रू जैसे शेयरों पर नजर रखिएगा, उनमें अब मूव आता हुआ दिखेगा।
IDBI बैंक में भी नजर रखिए, सरकार को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर विचार कर रही है कंपनी। बेसिकली 1800 करोड़ से ज्यादा के प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने की योजना है, तो ये एक क्रिटिकल एस्पेक्ट रहेगा IDBI बैंक के लिए। यूनियन बैंक में भी सिमिलर खबर है, कंपनी की योजना है इक्विटी के जरिए रकम जुटाने की। अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि एग्जैक्टली क्या मोड रहेगा इक्विटी का, किस मोड के थ्रू ये जुटाई जाएगी, लेकिन इतना है कि फ्रेश अलॉटमेंट हो सकती है या फिर फ्रेश इक्विटी मार्केट में दी जा सकती है। बेसिक योजना है 2000 करोड़ जुटाने की इक्विटी के जरिए, तो कहीं ना कहीं यूनियन बैंक भी क्रिटिकल रहेगा। प्लस नंबर्स का आज नंबर्स भी आने हैं, तो वो भी एक कारण रहेगा जिसकी वजह से आपको यूनियन बैंक पे फोकस रखना होगा। हिंडाल्को एक और दिन रह सकता है आज इस शेयर के लिए जहां तेजी बनती दिखेगी, और कारण फिर से नोवालिस एनएमपी। देखिए इस बार अब एसएनपी ने नोवालिस के ऊपर बयान दिया है रिजल्ट्स के बाद। एसएनपी ने नोवालिस की जो रेटिंग है उसे तो मेंटेन रखा है B+ पे, लेकिन जो आउटलुक है उसे अब स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव किया, और ये एक ट्रिगर बन सकता है जिसकी वजह से आज हिंडाल्को में फिर से तेजी बनती हुई दिखेगी। नेशनल पेरोक्साइड के शेयर पे भी नजर रखिएगा। खबर यह है कि कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दी है इनके जो कल्याण प्लांट है उसके विस्तार को लेकर। बेसिकली कंपनी की योजना थी, करीब पिछले 6-8 महीने से कंपनी प्लान कर रही थी अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर, और अब फाइनली बोर्ड ने अप्रूव किया है। कैपेसिटी को 95,000 टन से बढ़ाकर 1.5 लाख टन करने की योजना है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा नेशनल पेरोक्साइड के इलाज के लिए। पीसी ज्वेलर्स, यहां पे भी एक अच्छी खबर है, 500 करोड़ का जो कंपनी का कर्ज है उसको अब केयर ने A+ रेटिंग दी, A+ रेटिंग बरकरार रखी है और आउटलुक को स्टेबल रखा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर। लोन के ऊपर कोई चिंता नहीं जताई है केयर ने, रेटिंग एजेंसी ने, वो एक अच्छा ट्रिगर रहेगा। लास्टली दो भारतीय एयरटेल और L&T दोनों पे ही नजर रखिएगा। सबसे पहले L&T की बात करते हैं, कंपनी की सब्सिडरी है IDPL, ये इनविट के जरिए 3000 करोड़ जुटा सकती है। ऑलरेडी इन्होंने ICICI सिक्योरिटीज और सिटी बैंक को नियुक्त कर दिया है। और लास्टली भारतीय एयरटेल पे मूडीज का बयान आया, जो इंफ्राटेल में स्टेक सेल थी वो क्रेडिट पॉजिटिव है। हालांकि नंबर्स पे प्रेशर रहेगा, लेकिन एक अच्छा कदम है, आगे चल के और ऐसे कदम दिख सकते हैं जो अपने डेट को कम करने के लिए कंपनी ले सकती है। बहुत सारे शेयर आपने बता दिए, छांटना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन हाँ ये अच्छी चीज है कि काफी सारा न्यूज फ्लो अभी भी मार्केट के अंदर है। मेरे साथ TS हरिहर भी जुड़ चुके हैं और साथ ही विवेक महाजन से तो हम बातचीत कर ही रहे हैं। विवेक, अभी आप कुछ बोल रहे थे, आपका आवाज हमको सुनाई नहीं दे रही थी प्रॉपर, जरा आप अपनी बात रखिए, क्या कह रहे थे आप मार्केट्स पे? हम कहने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले 2 दिन में हमने देखा है कि अपना जो सेबी का रेगुलेटरी एक्शन है, दैट अलोंग विद जियोपॉलिटिकल टेंशन हैज स्पूक्ड द मार्केट. Definitely the fall in the mid-cap space is much higher than anticipated, or the investors are scared at this point of time that more stocks should not be brought under scrutiny and see the same fate what we saw with 331 stocks. उसका डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट रहेगा. तो हमारी बात चल रही थी कि वेदर आप ट्रेडर हैं क्या, वेदर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं. हमें लगता है कि जो करेक्शंस हैं वो बहुत शैलो रहेंगे, बहुत बड़े करेक्शन नहीं रहेंगे. अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली इट इज अ टाइम टू बाई इनटू द मार्केट प्लेस. हमें लगता नहीं है कि मार्केट यहाँ से 100 से 150 पॉइंट से ज्यादा नीचे जाना चाहिए. और अगर आप सही स्टॉक में रहेंगे तो अगले 1 साल में एनीथिंग बिटवीन 20 to 30% रिटर्न is very much in the realms of possibility. So आप क्या हैं, that becomes very very important. I am a buyer in the marketplace and I am not panicking. Buyer in the market है दीपाली, यही चीज है. देखिए आज ना सुबह से ही हम बार-बार, आपने ध्यान होगा अरविंद सेंगर से भी हमने ये बात पूछी कि बड़ी गिरावट तो नहीं है. हम हर गेस्ट से पूछ रहे हैं, तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गया, मार्केट में अभी बड़ी गिरावट की चिंता नहीं करनी चाहिए. मिस्टर सेंगर ने इनफैक्ट ये भी कहा कि डोमेस्टिक फ्रंट पर कोई ऐसी वजह दिख ही नहीं रही जो कि मार्केट को नीचे लेकर जाए. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. खैर आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव. 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. TS हरिहर हैं, विवेक महाजन है और विवेक गुप्ता है. एक बार क्विकली देख लेते हैं एसजेक्स निफ्टी को, क्योंकि एसजेक्स निफ्टी खुला तो बिल्कुल फ्लैट था, इनफैक्ट मामूली बढ़त दिखा रहा था, लेकिन अब 40 पॉइंट्स नीचे आ चुका है 9878 के लेवल्स पर. तो एकाएक स्लाइड हुए हैं एशियन मार्केट्स. एसजेक्स निफ्टी पर उसका रिफ्लेक्शन साफ दिख रहा है. लेकिन हरी, ये लगातार आज तीसरा सेशन होगा जब शायद इंडियन मार्केट्स थोड़े से सॉफ्ट ओपन हो. अब तक तो नहीं लग रहा था, लेकिन अभी एसजेक्स निफ्टी का बिहेवियर देखते हुए जरूर कन्विक्शन है कि शायद थोड़ी सी कमजोर ओपनिंग हो सकती है. आपका व्यू क्या है आज की ओपनिंग पर, और कौन से स्टॉक्स आज आपके रडार पर रहने वाले हैं? नहीं, हम ब्रॉडली मानते हैं कि मोस्ट ऑफ दिस स्टॉक्स दैट लेड द रैली, जैसे बैंकिंग हो, जैसे ऑटो हो, आई थिंक वहां पे थोड़े वैल्यूएशन कंसर्न्स पहले भी थे. और अब ये हो रहा है कि क्योंकि सेबी ने वो शेल कंपनीज का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, काफी हद तक आई थिंक मिड कैप कंपनीज भी बहुत डीप करेक्शन देख चुके हैं. हमारा मानना है कि ये हफ्ते के लिए मार्केट वीक रहेगा, तो बिटवीन टुडे एंड टुमारो शायद यहाँ से निफ्टी 9800 तक जा सकता है. बट मैं मानता हूँ कि 9800 के आसपास शायद ये मार्केट का एक बेस बन जाएगा, एंड देन वी शुड
gradually bounce back to the 10,000 levels. ठीक है, एक और व्यू हमको मिल गया कि बाजार के अंदर तेज गिरावट नहीं है, थोड़ी थोड़ी गिरावट जरूर अभी भी बाकी है जो आ सकती है, क्योंकि ये अर्निंग्स का सीजन इस समय पूरे अपने कह सकते हैं कि चरम पर चल रहा है। टाटा मोटर्स के नंबर से जो निराश किया, आइशर और फार्मा, अरविंदो फार्मा के नंबर्स कैसे, एक बार पहले ये जान लेते हैं अंचल से, फिर ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स भी जोड़ेंगे इसके साथ ही। अंचल बताएं दोनों नंबर्स कैसे हैं, एक तो आइशर और दूसरा औरो। शुक्रिया टीम पे। आइशर की अगर सबसे पहले बात करें, नंबर्स मोर और लेस इन लाइन है। हालांकि मार्जिन्स थोड़े डिप जरूर हुए, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छी सेल्स कंपनी ने पोस्ट की है। कंपनी का मुनाफा 460 करोड़ रहा बढ़कर, तो वहीं आय जो है कंपनी की 2250 करोड़ के पार गई है। एबिटा फ्रंट में भी एक हेल्दी ग्रोथ है। हाँ, एक चीज जरूर जो डेंट कर सकती है वो मार्जिन फ्रंट पे है, क्योंकि कंपनी के मार्जिन 30.2% से बढ़ के 31% रहे। उम्मीद थी 31.4% के आसपास की, बट स्टिल एक हेल्दी नंबर्स आइशर मोटर्स के केस से हैं। और अरविंदो फार्मा की बात करें, डेफिनेटली मुनाफा गिरा है, कंपनी के मार्जिन्स पे प्रेशर बढ़ना था वो उम्मीद थी, लेकिन उसके विपरीत कंपनी ने एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं। मुनाफा गिरा जरूर है डिम्पी, लेकिन जो क्वांटम था गिरावट का वो बेहद कम रहा है, वो एक अच्छी चीज है। वहीं एबिटा और एबिटा मार्जिन फ्रंट जो ऑपरेटिंग नंबर्स है वहां पे एक इंप्रूवमेंट दिखाई है, जबकि उम्मीद थी गिरावट की। कंपनी के मार्जिन 21.4% से बढ़ के 22.4% रहे, तो एक अच्छी ग्रोथ मार्जिन में रही है। यूएस से प्रेशर जरूर है, लेकिन कंपनी उसे अच्छे से मैनेज कर रही है, तो एक अच्छा दिन हो सकता है औरों के लिए। ठीक है, तो अरविंदो फार्मा, आइशर मोटर्स और टाटा मोटर्स का हमने पहले जिक्र किया था, ये तीन बड़े नंबर्स जो बाजार बंद होने के बाद है। एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, लेकिन क्विकली साक्षी से जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है। साक्षी, पहले टाटा मोटर्स पर बताइए, क्या हाउस व्यूज आ रहे हैं? एब्सोल्युटली दीपाली, जैसे आप कह रहे थे कि नतीजे डिसअपॉइंटिंग रहे और उसी के बाद ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज भी बदले हैं। यहाँ पर बिकवाली की सलाह दी है सीएलएसए ने, टारगेट्स को डाउनवर्ड रिवाइज किया है, 380 तक के अब टारगेट्स दे दिए हैं। खासतौर पर जो जेएलआर के मार्जिन्स पर कंसर्न्स हैं उन पर भी अब मैनेजमेंट की तरफ से कॉशियस स्टेटमेंट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। टाटा मोटर्स पर एचएसबीसी ने भी रिपोर्ट जारी की है, यहाँ पर अभी भी बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य नीचे की तरफ रिवाइज किया है, 500 तक के टारगेट्स ये दे रहे हैं। इनका मानना है जो नेगेटिव ऑपरेटिंग ग्रोथ है उसी की वजह से मार्जिन पर असर पड़ा है, जो कि ज्यादातर नेगेटिव ट्रिगर प्रोवाइड भी कर रहा है। इसके अलावा क्रेडिट स्विस की अगर बात करें तो इन्होंने भी अपने टाटा मोटर्स पर अभी भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा हुआ है साउंड फंडामेंटल्स की वजह से, लेकिन लक्ष्य अभी 570 का दिया है, जो कि 630 से रिड्यूस किया है। उनका मानना है डेफिनेटली कमजोर नतीजे रहे हैं, खासतौर पर जेएलआर के वॉल्यूम्स में आगे जाते हुए सुधार की जरूरत है, अगर इसी तरीके का आउट परफॉर्मिंग रेटिंग उनको बरकरार रखना होगा तो ये तीन कन्विंसिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से टाटा मोटर्स पर। अब आपने बात की थी औरोबिंदो फार्मा पर और आइशर मोटर्स पर, पहले औरो फार्मा पर देख लेते हैं। सीएलएसए ने यहां पर सेल रेटिंग से बढ़ाकर आउट परफॉर्म सीधा रेटिंग दे दी है, लक्ष्य को भी ऊपर की तरफ रिवाइज किया है, 520 से बढ़ाकर 770 कर दिया है। खासतौर पर रेनवेला की लॉन्च की वजह से एक पॉजिटिव ट्रिगर प्रोवाइड होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। गोल्डमैन सैक्स की अगर बात करें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखते हुए 850 के लेवल्स यहां पर उन्होंने दिए हैं टारगेट के तौर पर। नए लॉन्चेस से यूएस के कारोबार में एक ग्रोथ देखने को मिली है, करीब 60% तक की ग्रॉस मार्जिन जो रही हैं वो पॉजिटिव रही हैं। सिटी ने जो राय दी है खरीदारी की राय को बरकरार रखते हुए काफी बुलिश टारगेट्स दिए, 1070 के टारगेट्स अब यहां पर दिए हैं। फार्मा सेक्टर पर औरोबिंदो फार्मा उनकी टॉपिक है। दो रिपोर्ट्स आइशर मोटर्स पर आई है, फटाफट से देख लेते हैं। क्रेडिट स्विस पर रिपोर्ट देखते हैं, इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को दिया है, लेकिन लक्ष्य को ऊपर की तरफ रिवाइज किया है, 25,600 के अब टारगेट्स यहां पर दिए हैं। रॉयल एनफील्ड की जो वेटिंग पीरियड है वो कम हुई है, जिसको ये पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर ले रहे हैं। मैक्वायरी की अगर बात करें तो यहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है आइशर मोटर्स पर, इन्होंने लक्ष्य काफी बुलिश दिए, 37,000 तक के टारगेट्स अब आ गए हैं यहाँ पर। खासतौर पर रॉयल एनफील्ड के ऊपर बिक्री और मार्जिन अभी भी अच्छी रही हैं, आगे FY18 के लिए भी इंप्रूव रहेंगी। आपने ये तो बता दिया कि अब बेहतर रिपोर्ट्स आई हैं यहाँ पे आइशर को लेकर, औरों को लेकर, लेकिन टाटा मोटर्स को लेकर कंसर्न जरूर है। ये सबका सब पूरा हमने खाका भी आपके सामने खींच लिया कि किसने आउट परफॉर्म, किसने क्या बोला है। एक बार आप ये भी नोट कर लीजिए, अलॉन्ग विद द टारगेट्स भी हैं इसमें। हरी, ये करना क्या है हमको, ये टाटा मोटर्स पे आज आप शॉर्ट करना चाहेंगे या फिर आप और या फिर आइशर को प्लस करना चाहेंगे? नहीं, देखिए आइशर का जहां तक सवाल है, आई थिंक ये स्टॉक पहले से थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, पर आई थिंक जिस तरह से कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ रिपोर्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक को आप खरीद के लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हो। तो आज आप 31-32 पे खरीदोगे तो आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आपको 40 का प्राइस उसमें मिल ही जाएगा, तो इसमें कोई आई थिंक शंका नहीं है।
जहां तक टाटा मोटर्स का सवाल है, देखिए JLR के नंबर्स हैव बीन गुड। इनफैक्ट लेटेस्ट जो टाटा मोटर्स का क्वार्टरली रिजल्ट्स आया, द प्रॉफिट्स वर क्वाइट एनकरेजिंग। टॉप लाइन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, बट प्रॉफिट्स काफी एनकरेजिंग थे। तो मेरा मानना है कि 415 416 पे डाउनसाइड रिस्क तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो आप एटलीस्ट 500 के टारगेट के लिए तो शॉर्ट टर्म के लिए खरीद ही सकते हैं इसको। जी मिस्टर महाजन, ये NMDC और नाल्को पर आपका क्या व्यू है? ये दो नतीजे थे जो कल मार्केट बंद होने के बाद आए। नाल्को की ओर से उतने सरप्राइजिंग नंबर्स नहीं आए, लेकिन NMDC की जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रांग रही है, स्पेशली मार्जिन फ्रंट पर जो कि 52.5% के आसपास आ गए हैं, पैट फ्रंट पर और सेल्स फ्रंट पर। मेटल्स में ऑलरेडी अच्छा रुझान हमने देखा भी है। शंघाई इंडेक्स पर एल्यूमिनियम जिंक प्राइसेस कांस्टेंट सर्च कर भी रहे हैं। आपने कहीं हाल फिलहाल बाइंग की है मेटल्स में क्या, और NMDC पर स्पेशली कमेंट्स क्या हैं? NMDC definitely has benefited from firmness in the iron ore price. We believe the firmness in the iron ore price has spilled over in the current quarter as well. शायद उसका benefit हो सकता है on NMDC stock. लेकिन हमें उसमें रिस्क बहुत लगता है. I have been staying clear of PSU companies, particularly in the investment portfolio. ट्रेडिंग के लिहाज से मे बी थोड़ा अपसाइड मिल सकता है as far as NMDC is concerned, but from investment perspective it is a strict no. Metal में Tata Steel came out with good numbers. Globally, we are seeing firmness in the steel prices, which is reflected in robust numbers posted by ArcelorMittal as well. Back home, we are seeing major part of the capex cycle is over. Or domestic market is also protected by the anti-dumping duties on steel product for multi-year. So that is one stock which should do well. Lekin there are a lot of stocks in the ancillary space which could have significant upside potential in near term, who are catering to the requirement of the metal industry. Stocks like HEG, which makes electrodes, or for that matter Rain Industries, can offer decent upside potential in medium to long term. ठीक है, एक बार रेन इंडस्ट्रीज और HEG दो ऐसे शेयर्स हैं जो आगे चल के थोड़ा और आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। शेयर्स पर आप जरूर ध्यान रखिए। विवेक का एक शेयर मैं आपको बताता हूं, एक शेयर आप अपने को बताइएगा। मिस्टर गुप्ता, आपसे ये सवाल, हिंडाल्को, इस पे S&P ने नोवेलिस की जो रेटिंग है वो B+ कर दी है। हिंडाल्को कई दिन से चल रहा है, आज भी अच्छा बेसिस के पास है, ये और कितना चलेगा ये बता दीजिए। और दूसरा कोई एक शेयर कैश का जो आपको पसंद हो वो आप दे सकते हैं हमको। देखिए, हिंडाल्को का मुझे लगता है ट्रेंड काफी बुलिश है। 210 के ऊपर एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसका टारगेट मुझे लगता है 250 तक बनता है। अभी शॉर्ट टर्म में देखें तो मुझे लगता है 239 से लेकर 239.50 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से अच्छा बाउंस बैक करेगा। 234 के स्टॉप लॉस साथ इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपर में शॉर्ट टर्म में 247 से लेकर 248 तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। एक स्टॉक जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, मुझे जो ओवरऑल अच्छा लग रहा है, वो मैं सेल कॉल देना चाहूंगा। TVS मोटर मुझे लग रहा है कि अच्छा सेल कॉल बन सकता है। सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। ऊपर में अगर थोड़ा राइज मिलता है, 593 से लेकर 594 की रेंज मिलती है, तो 600 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करना चाहिए। नीचे में 581 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार इस पे आप शेयर पे ध्यान रख सकते हैं। आशीष चतुर्मोता भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, हम सबसे यही बात पूछ रहे हैं कि मार्केट्स के अंदर हमको करना क्या है? हमको बड़ी गिरावट के लिए तैयार होना है या फिर छोटी मोटी गिरावट है उसका पुल बैक का फायदा लेना है? आप जरा बताएंगे कैसे करना है मार्केट पे ट्रेड? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जोड़ सकते हैं आप इकट्ठे? गुड मॉर्निंग डिम्पी। देखिए, डेफिनेटली थोड़ा सा एक टफ कॉल है इस पॉइंट पे लेना, क्योंकि इसके 2-3 फैक्टर है। एक तो जिस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन डेवलप हो रहा है, और उसका क्लियर इंडिकेशन आपको वोलेटिलिटी के अंदर में देखने को मिल रहा है, जो करीब करीब लास्ट 3 दिनों के अंदर में 16 से 18% की राइज दिखा चुका है। तो जब भी इस तरह की राइज वोलेटिलिटी में है और बाजार ऑल टाइम हाई से अगर से करेक्ट हो रहा है, तो मैं समझता हूँ जब तक सेटल डाउन नहीं होता तब तक कि कोई भी एग्रेसिव कॉल लेना या प्रीएम्प्टिव कॉल लेना मैं समझता हूँ थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही चीज कर सकते हैं, जिन स्टॉक्स के अंदर में क्लैरिटी आपको नजर आ रही है वहां पर पे आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए। बाकी इन जनरल मार्केट को अभी एग्रेसिव या हाई लिवरेज होकर ट्रेड करना एडवाइजेबल नहीं रहेगा। मैं समझता हूं अगर से बाजार 9900 के लेवल्स को डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो शायद एक शॉर्ट टर्म करेक्शन 9700 तक देखने को मिले, और अदरवाइज नहीं भी ये करेक्शन होता है तो मुझे लगता है रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है, जिसके अंदर में वैसे भी कोई बड़ा मूव निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है।
कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे। हरी, आप पे कमेंट्स चाहिए जेपी ग्रुप के स्टॉक्स पर, स्पेशली जेपी इंफ्रा पर, क्योंकि हो सकता है आज इस स्टॉक की हैमरिंग हो भी, क्योंकि एनसीएलटी ने जो आईडीबीआई बैंक ने जो इंसॉल्वेंसी की प्ली दाखिल की थी जेपी इंफ्रा के अगेंस्ट में, वो एनसीएलटी ने एडमिट कर ली है। कल भी ये स्टॉक 5% गिरा था, हो सकता है कि आज ही और भी करेक्ट हो, लेकिन क्योंकि ये पूरा स्पेस हाल फिलहाल में बहुत चला है तो इसीलिए थोड़ी सी नर्वसनेस ज्यादा हो गई इन स्टॉक्स को लेकर। अभी करें क्या जेपी एसोसिएट, जेपी इंफ्रा या फिर जेपी पार को लेकर? अगर अभी भी मुनाफे में हो ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर्स तो निकल आए बाहर या फिर होल्ड कर सकते हैं? नहीं दीपाली, बिल्कुल आई थिंक ये स्टॉक होल्ड करने में तो मुझे कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा। ये प्योरली स्पेकुलेटिव स्टॉक्स है, बिकॉज देखिए ये कंपनीज को टर्न अराउंड करके फिर से प्रॉफिटेबल बनने में तो शायद अरसा लग जाएगा। तो अभी फिलहाल तो स्पेकुलेशन इसी वजह से चल रहा है कि शायद से इनके डेट पे एक रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए और कंपनी का डेट कम हो जाए, बट आई डोंट थिंक कंपनी के फंडामेंटल्स पे कोई फर्क पड़ने वाला है। हमने कुछ दिन पहले देखा कि काफी बड़े इन्वेस्टरों ने भी जेपी ग्रुप में खरीदारी की थी, पर आई थिंक ये सब एक स्पेकुलेटिव बबल है। तो आई थिंक यदि आप एक ट्रेडर है, आपके पास प्रॉफिट है, तो आई वुड बिलीव आपको जेपी ग्रुप से डेफिनेटली बुक करके निकल जाना चाहिए। ठीक है मिस्टर महाजन, ये फार्मा के अंदर मेरे को पता है दिक्कतें बहुत हैं, मैं दिक्कतें नहीं पूछ रहा आपसे, मैं जो जानना चाहता हूं मेरे को थोड़ा सा वो समझा दीजिए कि इस फार्मा के अंदर मेरे को प्लस क्या करना है, करना भी है नहीं करना है। कोई भी एक फार्मा शेयर आपको ठीक लगता हो या फिर नहीं भी लगता तो मेरे को बता दीजिए, मैं बिल्कुल दूर रहूंगा फार्मा से, बात भी नहीं करूंगा। We have maintained a stand that as far as the pharma is concerned, उसमें worst अभी तक आया नहीं है। We are still to see the worst days। जो recent commentaries posted by Teva, Amylin और Mylan indicate के the pharma sector is going to see a major problem going forward। अगर इनको प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली API और इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर्स दे विल आल्सो बी इम्पैक्टेड बिग टाइम। सो हमें लगता है कि यस देयर कुड बी सम नगेट्स हियर और देयर, बट द सेक्टर एज ए होल शुड बेस्ट बी अवॉइडेड। द रिस्क इज वेरी हाई। इसमें अच्छा है कि अगर आप केमिकल स्पेस के थ्रू प्ले करें जहां पर इट इज गोइंग टू सी ए मल्टी ईयर ग्रोथ और द मनी मेड ओवर देयर विल बी विद मच हायर सेफ्टी कंपेयर टू फार्मा। जी चलिए, शुक्रिया विवेक आपका शो में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स देने के लिए। इनफैक्ट एक और स्टॉक है जिस पर कमेंट लेने वो है रेमंड्स का। इस पूरे हफ्ते उस स्टॉक का ट्रेंड भी पॉजिटिव रहा है, डेरिवेटिव्स का भी हिस्सा है। लेकिन रेमंड की बात हुई है तो एक इंपॉर्टेंट खबर आपको बता देते हैं। दरअसल देश के जाने माने बिजनेस घराने रेमंड में जंग छिड़ी हुई है और कभी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों में शुमार रहे रेमंड के फाउंडर विजयपत सिंघानिया अपने बेटे गौतम सिंघानिया से बेहद खफा है। विजयपत सिंघानिया का कहना है कि उनके बेटे ने उनके साथ दगाबाजी की है, नाइंसाफी की है। बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि विजयपत सिंघानिया अपने बेटे के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन हुआ विजयपत सिंघानिया के साथ, सुनिए। मेरे साथ है इस समय डॉक्टर विजयपत सिंघानिया। सर वेलकम टू जी बिजनेस। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो भी मैटर कोर्ट में है, इफ़ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज दिस फ्यूड दैट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। आई डू फील आई हैव अ राइट टू द प्रॉपर्टी आई एम फाइटिंग फॉर। वी हैव अ लीगल एग्रीमेंट फॉर इट। He is backing out of it. He wants to dishonor it. I have gifted the company to him, maybe very stupidly. I gifted everything I earned in my life to him on a stupid 8th of February 2015. And since then, he is no longer the guy I used to think he is. ठीक है, everybody has to live their own destiny. पर जो हम पढ़ रहे हैं कि जो मेरी मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर गौतम सिंघानिया के लॉयर से भी जो हमारी बात हुई, उनके हिसाब से ओल्ड लॉ के हिसाब से अग्रीमेंट साइन हुआ था। टाइम बदल गया है, एरा बदल गया है, लॉज बदल गए हैं, तो अब जब शेयर होल्डर्स का जो से है वही कंपनी का से है। पहली बात तो मेरा ये मानना है कि दिस इशू was not legally required to go before the shareholders. Number two, their rejecting it is not the end of the story. Because now you're pushing me to go into legalities. I don't think it would be fair. But in spite of all that has happened, I do believe that I have a strong case in court. Maybe it will go to arbitration as required by law, and one has to wait and see what will happen.
जो कॉर्पोरेट घरानों के झगड़े होते हैं उसका असर क्या उसके प्राइजेस पर भी दिखता है, लेकिन हरी ये रेमंड्स पे इसका असर कितना दिखेगा? आपने कन्वर्सेशन भी सुनी? कहना मुश्किल है, पर आई थिंक जब भी एक कंपनी में प्रमोटर लेवल डिस्प्यूट होता है तो नॉर्मली इसके सबसे बड़े लूजर्स शेयर होल्डर्स होते हैं, और ये स्टॉक आई थिंक पिछले कुछ दिनों में काफी रैली भी कर चुका है। तो मुझे लगता है कि ये लेवल्स पे डेफिनेटली ये स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड बहुत नेगेटिव है। डिम्पी, इसमें एक और बात है, हम जानते हैं कि पिछले 50-60 सालों में काफी बड़े ग्रुप थे जो कि दे आर एक्चुअली गॉन आउट ऑफ फेवर। मिसाल के तौर पर सिंघानियाज है, मफतलाल है, काफी हद तक लाल भाई है। तो सिंघानिया इज वन सच ग्रुप विच इज नॉट मैनेज टू चेंज विद द टाइम्स, और पिछले 20 साल में काफी नए नए ग्रुप्स आ गए हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रुप दैट इज ग्रेजुअली लूजिंग रेलेवेंस, और मुझे नहीं लगता ये स्टॉक खरीदारी करके कोई मतलब बनता है। ठीक है, फिलहाल दूर रहना चाहिए निवेशकों को शेयर से। फिलहाल दूर आपको नहीं रहना, जिससे वो है सुपरफास्ट फ्यूचर्स की कॉल, वही देखते हैं। आशीष चतुर्मोता, किरण जाधव, विवेक गुप्ता तीनों मेरे साथ जुड़े हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। पहले आशीष, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। निफ्टी पे ऑलरेडी आप अपना व्यू दे चुके हैं, हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन स्टॉक्स पे क्या करना है मैं आपसे जानूं। उससे पहले मैं एक बार आपको रिटर्न कार्ड भी दिखा देता हूं ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। देखिए, कल मार्केट के अंदर हमको सेल कॉल ज़्यादा मिली थी। ये ऐसा नहीं है कि वो भविष्यवक्ता थे, उन्होंने एनालिसिस किया और एनालिसिस के बेसिस पर आपको सारी चीज़ें मिल गई। कल गिरते हुए बाजार में भी काफ़ी सारे निवेशकों ने सेल से भी 20-25 हज़ार रुपये बनाए हैं। तो आज आप फिर बनी रही है हमारे साथ, कुछ बेहतर कॉल्स हम उतार रहे हैं और ये रिपोर्ट कार्ड फिर से बन सकता है और बेहतर बनेगा, उम्मीद इसकी है। आशीष, आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल कौन सी है? दोनों शेयर बता दीजिए एक साथ ही। जी, सबसे पहले मेरा जैसे मैंने कहा कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हमें ढूंढना होगा, और उसके अंदर में मुझे लगता है सीमेंट स्पेस में अंबुजा सीमेंट एक बहुत ही बेहतरीन पिक मुझे लगता है देखने को मिल सकती है। मैं भी शायद मार्केट के डल मूवमेंट के साथ एक बहुत फास्ट मूव ना हो, पर मुझे लगता है एक स्टेबल मूव अंबुजा सीमेंट दिखा सकता है। नीचे में 267 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे लगता है जल्दी ये स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा और 292 से 295 के टारगेट्स अंबुजा सीमेंट के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी पिक जो मेरी है वो शॉर्ट साइड पे DHFL के अंदर है, जहां पर पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिला है, और स्टॉक कहीं ना कहीं एक वीकली ब्रेकडाउन दिखा चुका है 435 के नीचे। तो मैं समझता हूं थोड़ी सी रिकवरी पे इसको शॉर्ट कीजिए अराउंड 431-432 के लेवल्स के आसपास, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा। ऊपर में 436 का एक स्टॉप लॉस रखिए। नीचे मुझे लगता है ये स्टॉक 418 और उसके नीचे के स्तर दिखा सकता है। दो ट्रेडिंग आइडियाज आशीष ने बताए हैं फ्यूचर्स में। अंबुजा सीमेंट बाय करने की सलाह है, दीवान हाउसिंग बेचने की सलाह है। दीवान हाउसिंग में 418 के टारगेट्स रहेंगे। किरण, आपकी दो कॉल्स कौन सी हैं? मेरा पहला कॉल रहेगा टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। टाटा मोटर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे टूट चुके हैं, और इसकी वजह से, और दूसरी बात अहम बात है कि डिलीवरी बेस्ड सेलिंग बहुत देखने को मिली कल के सत्र में। तो 424 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करने चाहिए। 385 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा होगा ICIL इंडोकाउंट, इधर जहाँ पे मुझे लगता है कि इधर से काफी अच्छी गिरावट देखने को मिल जानी चाहिए। 136 के नजदीक वाले स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करने चाहिए। 122 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, दोनों ही सेल कॉल मिली है किरण की तरफ से। एक तो टाटा मोटर्स, खैर नंबर्स खराब आए हैं, गैप डाउन भी खुलेगा, लेकिन उसके साथ से आपके लेवल्स हेल्प करेंगे आपको कैसे ट्रेड करना है। 424 का स्टॉप, 385 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा, 385 तक का। इंडो काउंट भी शॉर्ट है। विवेक, आपकी तरफ से दो शेयर ऑलरेडी TVS मोटर आप शॉर्ट बता चुके हैं, एक बार मेरे को लेवल्स वापस बता दीजिए, और दूसरा शेयर कौन सा वो भी बताइए। टीवीएस मोटर में सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। 593 से लेकर 594 तक का राइज आता है तो 600 के स्टॉप के साथ सेल करें। नीचे में 581 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में एक टॉपिंग फॉर्मेशन बना चुका है, इसमें भी सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। अगर 1229 से 1230 तक का राइज देखने को मिलता है तो वहां पे सेल करें। 1248 के स्टॉप के साथ नीचे में 1201 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो दो ट्रेड्स यहाँ पर विवेक ने बताए हैं। टीवीएस मोटर्स सेल 593 के लेवल्स पर, 581 का टारगेट, 600 का स्टॉप लॉस। अपोलो हॉस्पिटल्स भी बेचने की सलाह दे रहे हैं, 1201 के इनके लक्ष्य है, 1248 का स्टॉप लॉस रहेगा। आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। और आशीष, आप हिंदुस्तान जिंक पर बुलिश हैं?
जी हाँ, देखिए काफी दिन से मैं मेटल स्टॉक्स के अंदर में एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ और आप देखिए जिंक के प्राइसेस लास्ट 3 दिन के अंदर में 9% का 8-9% का इजाफा देखने को मिला है, जो क्लियरली मुझे लगता है कि धीरे धीरे हिंदुस्तान जिंक के प्राइसेस पर रिफ्लेक्ट होगा। स्टॉक कहीं ना कहीं मुझे लगता है 300 के स्तरों को क्रॉस कर सकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम 295 की कॉल रिकमेंड कर रहे हैं, जो करीब 5 रुपए के आसपास, 5-5.5 के आसपास मिलेगी। इस पे 3 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस रखना है। मुझे लगता है ये जो प्रीमियम है नेक्स्ट 2-3 दिनों के अंदर में 10 रुपए तक होते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक पे ध्यान रखिए, कॉल है 295 की, प्लस कीजिए, 3 रुपए का लगा दीजिएगा स्टॉप लॉस, 10 का टारगेट है। किरण आपकी तरफ से ऑप्शंस का सौदा आज का? अदानी पोर्ट पे ऑप्शन से सौदा लेना पड़ेगा। 380 का आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है, जो कि 7.5 का कल का क्लोजिंग था। 5 रुपए का नजदीक वाला स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट सिर्फ 15 रुपीज। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इधर देखने को मिलेगा। इसका कारण ये है कि एक तो अच्छी खासी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देखने को मिली। पिछले 5 दिनों का जो कुछ तेजी था वो एक ही कैंडल में एनगल्फ हो चुका है और ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीबन 24% बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो काफी अच्छी मंदी इस स्टॉक में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो एक पुट लेनी है 380 की अदानी पोर्ट्स की। अच्छा किरण, आज ना वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, जरा मेरे को बैंक निफ्टी का भी टारगेट देंगे आप? आज शॉर्ट करना है तो इसको बैंक निफ्टी में मेरा मानना है कि करीबन आपको 24,250 से लेके 24,150 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए आज के सत्र में। काफी अच्छी लॉन्ग कवरिंग देखने को मिलेगी आज के सत्र में। ठीक है, शुक्रिया किरण आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए सभी कॉल्स। 2 शेयर उन्होंने दिए हैं, टाटा मोटर्स और इंडो काउंट, जो कि शॉर्ट करना है। अदानी पोर्ट की एक पुट को प्लस करने के लिए 380 की पुट है। बैंक निफ्टी भी बेचेंगे। आशीष कह रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट को आप प्लस करें, दीवान हाउसिंग को आप शॉर्ट कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक मेटल पे वो हमेशा से बुलिश रहे, आपको फायदा मिला भी है। हिंदुस्तान जिंक की कॉल को प्लस करके और फायदा बना सकते हैं। 295 की कॉल आपको पकड़नी है। और इसके अलावा विवेक गुप्ता जो कह रहे हैं वो है टीवीएस मोटर, वो कह रहे हैं कि इसको शॉर्ट करें 581, और इन अपोलो हॉस्पिटल उनकी तरफ से शॉर्ट है 1201 से टारगेट के लिए।